वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर। दीप सर क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर जी क्वेश्चन आंसर बनाओ, पोएमों के क्वेश्चन आंसर दो हमारे लिए। तो एट लास्ट आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैं पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके क्वेश्चन आंसर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो होती क्या है? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की धूल। डस्ट मतलब धूल। तो डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ की धूल होती है इज द स्मॉल पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे कण होते हैं ऑफ स्नो, किसके? बर्फ के। दैट फॉल जो गिर जाते हैं फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के वृक्ष से। When the crow shakes its branches, जब कौवा इसकी शाखाओं को हिलाता है। अर्थात कौवा उस हेमलॉक वृक्ष पर बैठा हुआ था, वो जैसे ही वृक्ष की शाखाओं को हिलाता है तो वो बर्फ की धूल गिर जाती है। इट चेंजेस, ये बदल देती है पोइट्स मूड, पोइट के मूड को, मनस्थिति को। एंड ही सेव्स सम पार्ट ऑफ डे, और वो अपने दिन का कुछ हिस्सा बचा लेता है। अर्थात जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके पोइट के ऊपर गिरती है, कौवा गिराता है, तो वो अपने समय का सही यूज करता है। जो दिन में क्या कर रहा था वो उसे बैठे बैठे बर्बाद कर रहा था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? अर्थात कौवा एवं हेमलॉक वृक्ष जो था वो प्रकृति की किस दशा को बताते हैं, कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करते हैं? द क्रॉ रिप्रेजेंट द डार्क एंड सोरोफुल साइड ऑफ नेचर। तो जो कौवा है वो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है द डार्क, अंधेरी, एंड सोरोफुल और कष्टप्रद साइड ऑफ नेचर, प्रकृति की साइड को। जो कौवा है वो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, बताता है, प्रतिनिधित्व करता है द डार्क साइड, द सोरोफुल साइड ऑफ नेचर। साइड से मीन्स मतलब क्या है यहाँ पर? पक्ष। साइड मीन्स क्या है यहाँ पे? पक्ष। तो प्रकृति का जो अंधकार में पक्ष है, कष्टों से भरा हुआ पक्ष है, उसको कौवा बताता है। वाइल, जबकि द हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक वृक्ष है, रिप्रेजेंट, वो बताता है द पॉइजनस साइड। कैसे? जहरीले पक्ष को, जहरीले पक्ष को बताता है ऑफ नेचर, प्रकृति के। अ मैन, एक व्यक्ति, हैज टू फेस, सामना करता है, दीज थिंग्स, ऐसी चीज़ों को, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। मतलब ये जो पॉइजनस साइड है, डार्कनेस साइड है या सोरोफुल साइड है, इन सभी चीज़ों को एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है? इनका सामना करता ही करता है। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वो किस पे आधारित होता है? सेंट्रल आइडिया, या फिर थीम, या फिर मैसेज। मतलब इस पोएम का थीम क्या है, मैसेज क्या है, या सेंट्रल आइडिया। थीम विषय वस्तु, मैसेज संदेश, सेंट्रल आइडिया क्या होता है? केंद्रीय विचार। इस पोएम का पूछा डस्ट ऑफ स्नो। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी पोएम का आपसे पूछा जाए, मैसेज पूछा जाए, या फिर सेंट्रल आइडिया पूछा जाए, या फिर थीम पूछा जाए, कोई भी हो, कैसी भी पोएम हो, सबसे पहले लाइन फिक्स कर लो अपने दिमाग में। क्या लिखना है आपको? अकॉर्डिंग टू द पोएम। अकॉर्डिंग टू द पोएम, तुरंत पोएम का नाम लिखेंगे। जैसे इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, सेम तरीका, पहले अक्षर कैपिटल बनाने हैं। पोएम के नाम के पहले पहले अक्षर, इनिशियल लेटर, आपको क्या करना है? कैपिटल बनाने हैं। जैसे डस्ट ऑफ स्नो। कंपोज्ड बाय, रचना की गई, द फेमस पोएट, प्रमुख कवि के द्वारा या प्रसिद्ध कवि के द्वारा, जो कौन है? रॉबर्ट
फ्रस्ट। इस पोएम का कौन है? रॉबर्ट फ्रस्ट। तो ये लाइन फिक्स है। आपको क्या करना है? बस पोएम का नाम और राइटर का नाम, मतलब पोइट का नाम, यही चेंज करना है। बाकी सेम लाइनें रहने वाली हैं यही, चाहे सेंट्रल आइडिया हो, चाहे थीम हो या मैसेज हो। इसका मतलब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो कविता के अनुसार, कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट, जो लिखी गई है, रचना की गई है एक प्रसिद्ध कवि के द्वारा जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रस्ट। इतना सभी में लिखना है, बस पोएम का नाम चेंज करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं है क्या इसमें, विषय वस्तु है क्या इसकी। स्मॉल इंसिडेंट्स, की छोटी छोटी घटनाएं, हैव अ डीप इम्पैक्ट, गहरा प्रभाव होता है, ऑन अवर इमोशंस, हमारे इमोशंस पे, मतलब भावनाओं पे। तो छोटी छोटी घटनाओं का और हमारे भावनाओं पे क्या होता है? गहरा प्रभाव पड़ता है। द सिंपल एक्ट ऑफ स्नो फॉलिंग, बर्फ की धूल जो थी, स्नो फॉलिंग, बर्फ उसका जो गिरना था, ये सिंपल एक्ट, ये साधारण सा एक काम, ये क्रिया, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, कहां से हुई? हेमलॉक के वृक्ष से हुई। अर्थात हेमलॉक के वृक्ष से स्नो का गिरना किस पे? पोएट पे, कवि पे। और ये सिंपल सा काम चेंजेस, बदल देता है हिज मूड, उसके मूड को, मन स्थिति को, किसके? पोएट के। पहला काम तो ये हुआ। इन दिस पोएम, इस कविता में, नेचर सर्व्स, सर्व मतलब सेवा करना होता है, सर्विस क्या होता है? सेवा करना। एज अ हीलर, हीलर क्या होता है? जैसे हीलर से मतलब कैसे, जैसे डॉक्टर होता है, वो क्या करता है? हमें हील करता है, हमारा इलाज करता है, क्योर करता है, सेम वही है। तो इसमें जो नेचर है, प्रकृति है, वो किस रूप में काम कर रही है? एक हीलर के रूप में काम कर रही है, एक मरहम लगाने के वाले के रूप में काम करती है। इट टेल्स अस, ये हमें बताती है, टू रिमेन होपफुल, के आशान्वित रहें, इन डिफिकल्टीज, किन में? कठिन परिस्थितियों में भी। तो फिर से देख लो एक बार, है क्या? मुख्य चीज क्या है इसमें? ये चीज है मुख्य। वो ऊपर का तो बता ही दिया तुमको, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऊपर का तो बता ही दिया है मैंने, कि पोएम का नाम बदलना है और बस पोएट का नाम बदलना है। बाकी आपको यहां से लिखना है कि उसमें मुख्य चीज है क्या। तो छोटी छोटी घटनाओं का और हमारे मस्तिष्क पर, हमारे भावनाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही पोएट के ऊपर जब हेमलॉक वृक्ष से बर्फ का गिरना, ये जो सिंपल एक्ट होता है, ये जो क्रिया होती है, चेंजेस हिज मूड, उसके मन स्थिति को बदल देती है। इन दिस पोएम, इस कविता में, नेचर सर्व्स एज ए हीलर, जो प्रकृति है वो एक हीलर के रूप में काम करती है, सेवा करती है। इट टेल्स अस टू रिमेन होपफुल इन डिफिकल्टीज, और ये हमें सिखाती है क्या? ये पोएम हमें सिखा रही है कि भाई कैसी भी परिस्थिति हो, डिफिकल्टीज हो, कितनी भी परेशानी हो, आप हमेशा आशान्वित रहें, आशा को ना खोएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन चौथा, व्हाट डज क्रॉ सिंबलाइज, जो कौआ है वो किसका प्रतीक है? ऑल्दो, यद्यपि, क्रॉ सिंबलाइजेस बैड ओमन्स, कि जो कौआ होता है वैसे तो बैड ओमन्स क्या होते हैं? अशुभ संकेत, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, एंड नेगेटिविटी, और नकारात्मकता, इनको क्या करता है? दर्शाता है कौआ। यट फिर भी इन दिस पोएम, इस कविता में, डस्ट ऑफ स्नो, किसमें? डस्ट ऑफ स्नो में, इट प्लेज अ पॉजिटिव रोल, ये क्या निभाता है? एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। वैसे कौआ जो है वो काले अंधकार का प्रतीक है, अशुभ संकेतों का प्रतीक है, नकारात्मकता का प्रतीक है, लेकिन इस पोएम में वो क्या कर रहा है? सकारात्मकता दिखा रहा है। इट सेक्स डाउन, वो हिलाकर गिराता है, स्नो, बर्फ को, ऑन टू द पोएट के ऊपर, एंड हेल्प्स हिम, और उसकी सहायता करता है, टू सेव टाइम, समय को बचाने में। क्यों? क्योंकि जो कवि है वृक्ष के नीचे खड़ा बैठा हुआ क्या कर रहा है? समय बर्बाद कर रहा है, दुख पश्चाताप कर रहा है। जैसे वो बर्फ की धूल को उसके ऊपर गिराता है, उसका तुरंत जो मन की स्थिति है वो बदल जाती है, और जो कुछ हिस्सा दिन का बच जाता है वो उसका सही यूज
कर लेता है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पोएम से। मुख्यतः आप सेंट्रल आइडिया, मैसेज और थीम, इनको तो आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। शुरू में आपके नंबर यहीं पक्के हो जाते हैं यदि आप इस तरीके से लिखते हो कि अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम का नाम लिख दो, कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट, इस प्रकार से पोएट लिख दो और उसका नाम लिख दो। बस यहीं 4 नंबर का आता है, 2 नंबर तो आपके मान लो हो गए, यहीं पे हो गए। यदि कोई भी समस्या है तो तुरंत बताएं। बाकी अगली पोएम के क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ ही टाइम में आपके पास होंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।